तो देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइजन्स रेशियो, है ना। तो क्या होता है इसको भी समझ लो। जैसे कि जब आप किसी रॉड को एक्सटेंड करते हो, जैसे मान लीजिए ये रॉड है। अब आपने क्या किया, इसमें लोड लगाया, वेट लगाया, है ना। यहाँ पे आपने इस तरीके से एक वेट हैंग कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है, ये mg फोर्स यानी कि वेट नीचे लगाएगा, तो इसमें कुछ ना कुछ इलॉन्गेशन आएगा। लेकिन अभी तक जो हम मान रहे थे, तो हम ये मान रहे थे कि जब इसका इलॉन्गेशन आया तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ। देखो, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं चेंज नहीं कंसीडर कर रहे थे, है ना। लेकिन असलियत में आप जानते हो कि अगर ये इलॉन्गेट होगा तो ये पतला भी होगा। मतलब ऐसे देखो, ये इलॉन्गेट तो हुआ, लेकिन इसमें एरिया भी तो कम होगा ना बेटा, वॉल्यूम क्योंकि सेम रहेगा। तो अगर ये इलॉन्गेट हो रहा है नीचे की तरफ, अगर आप बोलोगे दिस इज डेल्टा एल, तो इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, या फिर अगर मैं इसको सर्कुलर वायर मानूं, तो इसका रेडियस भी कम होगा ना बेटा। पहले इसका रेडियस जो है वो कितना है, कैपिटल आर। लेकिन जब इलॉन्गेट हो गया तो इसमें इतना रेडियस का चेंज आया ना, दैट इज डेल्टा आर। तो रेडियस जो है वो कम हो गई, है ना। ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल। तो जब वायर इलॉन्गेट होता है तो केवल उसका इफेक्ट जो है किसमें नहीं आता है, लेंथ में। उसका इफेक्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी आता है, रेडियस में भी आता है। अगर हम ये दोनों इफेक्ट कंसीडर करें तो इसके लिए एक रेशियो डिफाइन किया जाता है, उसी को बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। अब जो ये इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एक स्ट्रेन और आया है, इसके विड्थ में कमी आई है। तो जो विड्थ में फ्रैक्शन कम हुआ है उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो एक्चुअली पॉइजन्स रेशियो डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो लिखा भी है, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप इन अ वायर ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स। और इसको डिनोट किया जाता है पॉइजन्स रेशियो को सिग्मा से, है ना। तो सिग्मा कैन बी रिटन एज रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब अगर मैं यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन लिखूं, तो लेटरल स्ट्रेन को लिखा जाएगा, लेटरल स्ट्रेन कैन बी रिटन एज, भाई कितना रेडियस में चेंज आया, डेल्टा आर। ओरिजिनल रेडियस कितनी थी, आर। तो ये लेटरल स्ट्रेन। बट यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगेगा बेटा। क्यों? क्योंकि देखो, लेंथ इंक्रीज हो रही है तो रेडियस कम हो रहा है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में आपको, क्योंकि फाइनल रेडियस कम है, इसलिए माइनस साइन लेना पड़ेगा। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर आप लिखोगे, लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूडिनल स्ट्रेन, तो ये तो हम लिखना जानते हैं, दिस इज इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल, है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आप पॉइजन्स रेशियो निकालेंगे तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस डेल्टा आर बाई आर डिवाइड बाई डेल्टा एल बाई एल। तो आप इसको लिख सकते हो, सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर इंटू एल डिवाइड बाई, एल ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल। और नीचे आ जाएगा आपका डेल्टा एल इंटू आर। देखो ये आपका आ गया पॉइजन रेशियो। इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसमें एक याद रख, मतलब ये जो है वैल्यूज कैलकुलेट की जाती हैं। हालांकि अपन को इतना डिटेल में नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो लोग करते हैं वो लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे इसकी दो तरीकों से वैल्यू निकालते हैं, एक तो थ्योरेटिकली निकालते हैं, फिर दूसरा प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तो अलग अलग वैल्यूज आती हैं थोड़ी सी। तो इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो -1 से लेकर जो है 0.5 तक वेरी करती है। मतलब आपको निकालने की या इसमें और ज्यादा डीप स्टडी की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप परेशान नहीं हो। केवल आप ये याद रख लें, ताकि अगर कभी पूछा जाए तो आपको आना चाहिए बस। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकली कैलकुलेट की गई है। और जब हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं किसी वायर में, तो उसकी जो रेंज होती है, एक्चुअल प्रैक्टिकल रेंज जो होती है, वो सिग्मा 0 से लेकर 0.5 तक होती है ना। ये अलग अलग मटेरियल में अलग अलग, तो मैंने रेंज लिख दी है, ये प्रैक्टिकली मिलती है। तो बस आप इसको इतना याद रखें ना, कॉन्सेप्ट याद रखें, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट
पूछ लेते हैं तो आपको आना चाहिए। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक और सेक्शन में आपको बता देता हूँ। जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसका डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर प्रेशर ऑन डेंसिटी, है ना, ऐसा लिख लो। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी, ठीक है। तो होगा क्या बेटा कि जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है, तो आपने उस पर क्या लगाया भाई, प्रेशर लगाया, है ना, सभी तरफ से, मतलब इसको दबा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, कम होगा। तो अगर मैं बोलूं कि अभी इसकी डेंसिटी, इसका वॉल्यूम v था, डेंसिटी रो थी, और इसका मास m था, तो जब आपने इस पर प्रेशर अप्लाई किया तो इसका वॉल्यूम जो है बेटा वो कम हो जाएगा, क्योंकि मास सेम रहेगा, मास में चेंज नहीं आना है, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। ये हमने पिछली क्लास में भी बात की थी। तो मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम जो है जो है घटकर डेल्टा वी हो गया। डेल्टा वी को हम माइनस मान लेंगे, तो वी प्लस डेल्टा वी लिख लो आप तो। और इसकी डेंसिटी चेंज होके रो डैश हो गई। रो डैश निकालना हमें कि क्या इफेक्ट आया, है ना। और इसका मास तो एम ही रहा। यहाँ पे वी प्लस डेल्टा वी जरूर रख रहे हैं, बट इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा वी है वो नेगेटिव है ना। मैं वहाँ पॉजिटिव साइन के साथ ले रहा हूँ, बट आपको पता है कि डेल्टा वी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव आएगा। फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम। लेकिन मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाए, अंदर से एक्सेस प्रेशर लगे, और ऐसा भी हो सकता है वॉल्यूम घट जाए। तो मैं दोनों केसेस की बात कर रहा हूँ। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम घटेगा तो डेल्टा वी नेगेटिव होगा, है ना। तो वहां पे जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा आपका रिजल्ट, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आप बताइए इनिशियल डेंसिटी क्या लिखोगे बेटा। इनिशियल डेंसिटी रो कैन बी रिटन एज मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप फाइनल डेंसिटी क्या लिखोगे, रो डैश। तो रो डैश कैन बी रिटन एज मास अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, v प्लस माइनस डेल्टा v जो भी है जिस हिसाब से। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। अगर आप डिवाइड कर दोगे तो मास और मास जो है बेटा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, रो अपॉन रो डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिलेगा आपका कितना बच्चों, देखो, तो m और m कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 1/v, और ये बचेगा 1/v प्लस डेल्टा वी। अब आप जानते हो ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, तो v प्लस डेल्टा वी डिवाइड बाई, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, v। उसके बाद इसका फर्दर अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, तो देखो रो डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो रो डैश, तो ये इधर जाएगा, ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा रो के। तो दिस विल बिकम रो अपॉन v प्लस डेल्टा वी, और अपॉन v, तो v को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, है ना। ऐसा लिख सकते हैं भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और ये नीचे आ जाएगा, रो डैश इधर आ जाएगा। तो रो डैश को ऐसे लिखा जा सकता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे बल्क मॉडुलस का खेल होता है b। तो बल्क मॉडुलस कितना लिखा जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज, अगर आपको याद हो तो माइनस पी डेल्टा वी बाई वी, याद होगा ना बल्क मॉडुलस आपको। तो यहाँ पे लिखा जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस प्रेशर अपॉन एक्सेस प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस। तो अब ये जो है ना, ये वाली वैल्यू, इसको उठा के ना आप यहाँ पे पुट कर दो। देखो, इसको उठा के यहाँ पुट कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, इस v को नीचे ले जाओ, तो ये हो जाएगा रो अपॉन 1, v अपॉन वी हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पे बचेगा डेल्टा v बाई वी। तो डेल्टा v बाई वी को क्या लिख सकते हो, माइनस रो बाई बी, मतलब माइनस पी बाई वी। प्रेशर का इफेक्ट देखना है ना। तो इस इक्वेशन में पुट करो, तो रो डैश हो जाएगा रो अपॉन 1 माइनस एक्सेस प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस। तो ये आपका इफेक्ट है बेटा प्रेशर का। देखो, यहाँ पे ये प्रेशर की वजह से ये चेंज आएगा डेंसिटी में, ये रो डैश आ जाएगा। देखो डायरेक्ट रिलेशन है आपके सामने। तो यहाँ से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप ध्यान से देखो, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों। देखो, आपको क्या पता है कि 1/, जो बल्क मॉडुलस होता है वो कंप्रेसिबिलिटी होता है, ये मैंने आपको बताया था।
तो कंप्रेसिबिलिटी के टर्म्स में भी आप लिख सकते हो, तो दिस इज रो अपॉन 1 माइनस कंप्रेसिबिलिटी इनटू प्रेशर। देखो ये भी रिलेशन लिख सकते हो, और इस रिलेशन से आप देखो अगर ये प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी कम होगी, डिनोमिनेटर कम होगा, है ना, क्योंकि 1 में से ज्यादा चीज घट रही है अगर प्रेशर बढ़ेगा तो अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो बढ़ेगी, मतलब डेंसिटी भी बढ़ेगी। देखो तो आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो ज्यादा वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, ये बता रहा है बेटा आपको। देखो ये रिलेशन आ रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एनालिसिस तो हमें वैसे भी दिख रहा है। आई होप आपको पॉइंट जो है वो क्लियर होगा, और अगर आपको प्रेशर के टर्म्स में डेंसिटी पूछी जाए तो ऐसे निकालते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो मैंने बल्क मॉडुलस के टर्म्स में भी बता दिया है और कंप्रेसिबिलिटी के टर्म्स में बता दिया, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग हेडिंग डालोगे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन बी वाई जी एंड सिग्मा। तो आपने अभी तक जो क्वांटिटीज पढ़ी हैं, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और सिग्मा, इनके बीच में एक्चुअली में रिलेशन भी होते हैं, और ये रिलेशन बहुत ड्राइव किए जाते हैं, बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं। पर डेरिवेशन नहीं करना है, आप केवल इन रिलेशंस को याद रखें, कहीं अगर न्यूमेरिकल में काम आ जाता है तो आपका फायदा है ना। तो अगर याद रख सकते हो तो याद रखो, बाकी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है इनका, बट फिर भी। तो जैसे अगर आपको बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो दिया है और यंग्स मॉडुलस की जरूरत पड़ रही है, तो आप रिलेशन लिख सकते हो, यंग्स मॉडुलस इज 3 टाइम्स ऑफ बल्क मॉडुलस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ पॉइजन्स रेशियो। वैसे ही दूसरा रिलेशन है कि अगर मान लो यंग्स मॉडुलस निकालना है और आपको शेयर मॉडुलस और क्या दिया हुआ है, पॉइजन्स रेशियो, तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ शेयर मॉडुलस 1 प्लस पॉइजन्स रेशियो। वैसे ही आपको क्या करना है बेटा, अगर पॉइजन्स रेशियो निकालना है और आपको बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस पता है, तो ये होता है 3 टाइम्स ऑफ बल्क मॉडुलस माइनस 2 टाइम्स ऑफ शेयर मॉडुलस डिवाइड बाई यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ शेयर मॉडुलस प्लस 6 टाइम्स ऑफ बल्क मॉडुलस। वैसे ही आप सोचो कि अगर आपको बल्क मॉडुलस और आपको क्या है बेटा, शेयर मॉडुलस, और आपको यंग्स मॉडुलस, इन तीनों में रिलेशन चाहिए, तो 9 बाई यंग्स मॉडुलस जो है वो 1 बाई बल्क मॉडुलस प्लस 3 टाइम्स बाई शेयर मॉडुलस के बराबर होता है। तो ये 4 रिलेशन है तीन तीन क्वांटिटीज के बीच में, तो वो आपको अगर याद रहती है तो अच्छा है, कहीं पूछा जाता है तो पता चल जाएगा ना, तो मैंने लिखवा दिया। बाकी इनके प्रूफ वगैरह होते हैं वो आपके काम के नहीं है, हायर लेवल में इंजीनियरिंग जो करेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से उनको सीखने को मिलेगा बाद में, है ना। चलिए अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ बेटा, साथ ही साथ उसको भी देख लो। यहाँ पे आप लिखो एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। अब एक्सपेरिमेंटली यंग्स मॉडुलस कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो देखो सीधा सा तरीका ये होता है कि सोचने के लिए कैसे सोचा जा सकता है कि भाई एक रॉड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, और इसमें हमने क्या हैंग किया बेटा, वेट, तो उसकी वजह से इसके जो है थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज हो गई, दैट इज डेल्टा एल। यहाँ पे हमने इसमें वेट लगाया था, उसकी वजह से इसमें डेल्टा एल का इंक्रीज हुआ, तो एम मास का आपने वेट लगाया है, तो नीचे की तरफ जो है वो एम जी फोर्स लग रहा है भाई, तो इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन जो है इसमें एम जी के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका हमें मतलब सोचने में आता है कि आप जानते हो यंग्स मॉडुलस जो है वो सिंपली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यंग्स मॉडुलस में स्ट्रेस में आसानी से टेंशन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल ऐसा लिख सकते हैं बेटा। अब टेंशन क्या है, वो एम जी के बराबर है तो एम जी लिख दो, और ये एल जो है ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई नीचे जो है वो आपका एरिया आ जाएगा, तो अगर इसका रेडियस आर है तो आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, जो कि क्योंकि वायर में ही हम करते हैं ना,
इसलिए, और डिवाइड बाई डेल्टा एल। तो अगर आप यहाँ से डेल्टा एल ये मेजर कर लोगे प्रैक्टिकली, रेडियस आपको वायर का पता ही होगा प्रैक्टिकली, लेंथ भी आप कैलकुलेट कर लोगे, मास आपको पता ही है, जी आपको पता ही है, सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तो आपको यंग्स मॉडुलस आ जाएगा, है ना। सही बात है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब आप ये निकालोगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी यंग्स मॉडुलस। ये जो रिजल्ट है, इट डज नॉट गिव एक्यूरेट वैल्यू। अब क्या हुआ, ये एक्यूरेट वैल्यू क्यों नहीं देगा भाई? एक्चुअली मैं आपको बताऊं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ये अगर आप इस तरीके से नॉर्मल मेथड से चले गए ना, तो इसमें जो ये डेल्टा एल आता है ना, तो इस डेल्टा एल के दो कारण हो सकते हैं। एक तो इसका वेट है जो यंग्स मॉडुलस वगैरह की वजह से आ रहा है, दूसरा कारण है टेम्परेचर। अभी हम थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मटेरियल्स का, तो वहां पे हम थर्मल एक्सपांशन पढ़ेंगे। असलियत में जब टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो भी रॉड में चेंज आता है, मतलब उसकी लेंथ चेंज होती है, ये बात ध्यान रखना। अब जब आपने इसका एक्सपेरिमेंट को किया है, तो ये तो पक्का नहीं था कि टेम्परेचर चेंज होगा, फ्लक्चुएशन चलता है टेम्परेचर में। अब क्योंकि ये डेल्टा एल जो है बेटा, ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, मतलब इसकी रॉड की लेंथ टेम्परेचर के साथ ही बदलती है। तो जो ये डेल्टा एल है, जो रॉड की लेंथ बदली है, वो आप पक्के से कैसे कह सकते हो कि ये केवल वेट की वजह से? इसमें टेम्परेचर का भी इफेक्ट हो सकता है ना। यानी कि जो ये डेल्टा एल है, इसमें दोनों कारण मौजूद हैं, आपका टेम्परेचर भी और आपका वेट भी। इसलिए जो डेल्टा एल निकाला है, डेल्टा एल से आप यंग्स मॉडुलस निकाल रहे हो, तो केवल ये यंग्स मॉडुलस नहीं देगा, मतलब ये केवल यंग्स मॉडुलस की वजह से नहीं है, रेस्पॉन्सिबल नहीं। तो अगर हमें क्या चाहिए, यंग्स मॉडुलस, तो हमें केवल वो लेंथ चाहिए, वो एक्सपांशन चाहिए जो केवल और केवल वेट की वजह से आया, तो हमारा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए एक्सपेरिमेंटली ऐसे कैलकुलेट नहीं करते, यंग्स मॉडुलस को एक्सपेरिमेंटली ऐसे कैलकुलेट नहीं करते। इसका कारण क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो भाई डेल्टा एल है, डेल्टा एल is due to is due to both weight 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 and temperature। अब ये टेम्परेचर की वजह से कितना चेंज होता है लेंथ में, कितना एक्सपांशन होता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, जब थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपांशन है ना, तो उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आप लिख सकते हो इन फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस, बट इन फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल डेल्टा एल मस्ट बी डेल्टा एल मस्ट बी only due to only due to due to स्ट्रेस। तो डेल्टा एल केवल और केवल स्ट्रेस की वजह से होना चाहिए फॉर एग्जैक्ट कैलकुलेशन, फॉर एग्जैक्ट कैलकुलेशन। इसलिए लेबोरेटरी में ऐसे नहीं हम निकालते यंग्स मॉडल। कैसे निकालते हैं, तो उसका थोड़ा सा सेटअप जो है वो चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं बेटा, वो अब मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो जब आप लैब में जाएंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो इन लेबोरेटरीज देखो क्या कैसा सेटअप लगाते हैं भाई। यहाँ पे हम एक वायर नहीं लेते, हम आइडेंटिकल, जिस भी वायर का यंग्स मॉडुलस चाहिए ना, उसका बिल्कुल आइडेंटिकल वायर लेते हैं ऐसे। देखो इस तरीके से, ये एक हमने रेफरेंस वायर ले लिया है, आइडेंटिकल वायर, है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों सेम मटेरियल के वायर है ना। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो बेटा, ये दोनों कैसे हैं, सेम मटेरियल के वायर, सेम मटेरियल जिसका हमें यंग्स मॉडुलस निकालना है। और यहाँ पे जो है, ये जो वायर है, ये आप रेफरेंस वायर ले रहे हैं। रेफरेंस क्या है, अब ये समझ में आ जाएगा। दिस इज रेफरेंस वायर, और ये उसी मटेरियल का वायर है जिसका हमें यंग्स मॉडुलस निकालना है। तो इस वायर में हम वेट लगा देंगे। देखो, तो वेट लगाने पे ये क्या होगा बेटा, इलोंगेट हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, है ना। हमने एम मास का यहाँ पे वेट लगा दिया, ठीक। तो इसमें क्या हो गया बेटा, इलोंगेशन आ गया। और ये रेफरेंस वायर,
अब देखो ये रेफरेंस वायर के साथ हम मैच करते हैं स्केल में, तो रेफरेंस वायर से इस वायर की कितनी लेंथ ज्यादा है, ये डेल्टा एल लेते हैं। और अब ये जो डेल्टा एल होता है ना, ये ओनली ड्यू टू वेट आया है, यानी ओनली ड्यू टू स्ट्रेस, ओनली ड्यू टू स्ट्रेस और वेट। अब ये कैसे कह सकते हैं कि अब ये जो डेल्टा एल है आपने रेफरेंस से जो नापा है वो केवल वेट की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से? ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर टेम्परेचर के कारण लेंथ बड़ी होगी तो केवल इस वायर की थोड़ी ना बड़ी होगी, इस वायर की बड़ी होगी। सेम मटेरियल है, सेम सारी चीजें हैं, तो ऑब्वियसली बात है जितना इसमें एक्स्ट्रा डेल्टा एल जो है किसका किसकी वजह से आया होगा, टेम्परेचर की वजह से, इसमें भी वो डेल्टा एल टेम्परेचर की वजह से आ गया होगा। तो अगर मैं इसके साथ रेफरेंस लेता हूं तो वो जो टेम्परेचर की वजह से इलोंगेशन है वो नलीफाई हो जाएगा। तो केवल इसके साथ कंपेयर करने पे जो केवल कौन सा लेंथ इंक्रीज हुआ मिलेगा आपको वायर का, जो केवल वेट की वजह से, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं। तो आई होप आप पॉइंट जो है वो समझ चुके हैं, बात जो है वो समझ चुके हैं। अब इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यंग्स मॉडुलस निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा दिस इज mg बाई एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, है ना। अब आप लिखोगे और आप ये डेल्टा एल डैश बोलो चाहो तो इसको, है ना, क्योंकि डेल्टा एल तो ये दोनों की वजह से, डेल्टा एल डैश जो है वो केवल स्ट्रेस की वजह से। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं डेल्टा एल डैश अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल। अब आपका यंग्स मॉडुलस बेटा करेक्ट आएगा, दैट इज mgl डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल डैश, है ना। अब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे यंग्स मॉडुलस की एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। इस तरीके से लेबोरेटरीज में हम यंग्स मॉडुलस को निकालते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है यंग्स मॉडुलस का। तो क्या चेंज आया, क्यों चेंज आया, डायरेक्टली क्यों नहीं निकालते हैं, ये बात ध्यान रखना, पूछी जाती है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, है ना, चीजें आपको समझ में आ रही, नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो स्टडी होती है ना, ये बहुत काम आती है हमारे, है ना। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको सोम बोलते हैं, एक सब्जेक्ट होता है। बेसिकली आप ये समझो कि जो ये चैप्टर आपने पढ़ा है ना, दिस इज द बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए बेसिक्स है ना। सिविल इंजीनियरिंग करते हैं उनका बेसिक्स है, उनको एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है सोम के नाम से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से, है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी पे उनका पूरा काम होता है। तो मटेरियल्स की स्टडी की, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन, ऑब्वियसली बात है, मशीनरी में, ब्रिज बनाने में, है ना। तो उन सब में ये चीजें देखी जाती हैं, तो इनके एप्लीकेशन हैं। नहीं तो अगर बिना सोचे समझे बना दिया जाएगा तो ब्रिज जो है वो गिर जाएगा, या मशीन्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगी, जल्दी डैमेज हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो है स्टडी की जाती हैं। तो इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। जैसे पहला एप्लीकेशन आपके सामने लिखा हुआ है बेटा कि द मेटेलिक पार्ट्स ऑफ द मशीनरी आर सब्जेक्ट टू अ स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, अदरवाइज दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म, है ना। तो हमेशा जो है कि आप जब भी कोई मशीनरी में ऑपरेट करते हो तो मेटेलिक पार्ट्स उसमें ऐसे होने चाहिए, या उन मेटेलिक पार्ट्स को इतना ही स्ट्रेस देना चाहिए कि वो इलास्टिक लिमिट से नीचे रहे, मतलब इलास्टिक लिमिट से कम रहे। कभी भी इलास्टिक लिमिट से आपको ज्यादा नहीं देना है, नेवर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। अगर आपने इलास्टिक लिमिट से ज्यादा दे दिया, जिसके लिए इलास्टिसिटी की स्टडी जरूरी है, हमें पता रहता है कि इससे ज्यादा इलास्टिक लिमिट से ज्यादा उसमें स्ट्रेस नहीं देना है, लेकिन अगर आप दे दोगे तो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा, जिसके बाद आपकी मशीनरी जो है वो खराब हो जाएगी, है ना। तो परमानेंटली डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो मेटेलिक पार्ट्स को जो भी मशीनरी में कभी भी उनको स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड हमें नहीं देना है। हमें जो स्ट्रेस है उसको इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रखना है, ठीक है, ताकि अगर कोई डिफॉर्मेशन हो भी तो जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया जाए तो आपका वो आसानी से क्या हो जाए बेटा, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर पाए। तो पहला एप्लीकेशन आप समझ गए। दूसरा एप्लीकेशन, द थिकनेस ऑफ मेटेलिक रॉड्स यूज्ड इन क्रेन्स और एलिवेटर्स in the order to lift a given load is decided from the knowledge of elastic limit of the material of rope and the factor of safety।
देखो जो आपकी क्रेन्स होती हैं, बड़ी बड़ी एलिवेटर्स होते हैं, लिफ्ट होती हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, उनमें आपने देखा होगा तो वो लिफ्ट जो है वो रोप से चलती है, मेटेलिक रोप्स होती हैं वो। अब अगर आपको इलास्टिक लिमिट का नॉलेज नहीं है, कोई भी रोप लगा दोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि उसके वेट से हो सकता है ज्यादा लोग चढ़ जाए तो टूट जाए, तो फिर तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, मतलब बहुत खतरे वाली चीज है। क्रेन ने पता चला कुछ सामान उठाया, बीच में ही टूट गया, तो पता चला जो नीचे आया वो सब खत्म हो गया। तो ये बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं सेफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं। वहां पर आपको इलास्टिक लिमिट की नॉलेज होना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि मैक्सिमम लोड ये वायर कितना उठा सकते हैं, उसी हिसाब से आप लोड दोगे उनको। उससे ज्यादा लोड दोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रेक कर जाएगा, है ना। तो ये भी हमें नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी से ही पता चलता है कि हम किसको कितने मोटी रोप या कितनी पतली रोप बनानी पड़ेगी ताकि वो कितना जो रिक्वायर्ड लोड है उसको उठा पाए। तीसरा, जो आप ब्रिजेस डिजाइन करते हैं, द ब्रिजेस डिजाइंड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट बेंड मच और ब्रेक अंडर द हैवी लोड ट्रैफिक। तो ये कंसीडर करके हुए ब्रिज को बनाया जाता है कि वो इतना ज्यादा लोड सह पाए, हैवी ट्रैफिक में भी सह पाए, कि वो टूटे ना या वो बैंड ना हो। अगर बैंड या टूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फोर्स ऑफ स्ट्रांगली ब्लोइंग विंड, जो बहुत ज्यादा तेज विंड चलती है उस समय पे ब्रिज बहुत तेजी से हिलता है तो भी नहीं टूटना चाहिए। उसका खुद का वेट बहुत ज्यादा होगा ब्रिज का, वो भी उसको सहना चाहिए। तो ये सारी स्टडी की जाती है बेटा, और उसके बाद जो है आपके ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं। नहीं तो इस तरीके से अगर आप कैसे भी ब्रिज बना दोगे तो टूट जाएगा, है ना। इसलिए जो ब्रिज होते हैं वो बहुत लंबे समय तक स्ट्रांगली जो है वहां पर अपनी पोजीशंस पर टिके रहते हैं, है ना। तो ये सारी इंजीनियरिंग है, उसमें आपको जो इलास्टिसिटी है उसके नॉलेज की बहुत जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे ये जो ब्रिजेस वाला फैक्टर मैं आपको बता दूं बेटा, असलियत में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने बीम डाली है ना, रॉड, इसके ऊपर ब्रिज बनेगा, पूरी ब्रिज बनती है, रॉड से डलती है बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप इसमें लोड दोगे, है ना, यानी कि इसमें वेट लगाओगे, तो ये थोड़ी सी बेंडिंग इफेक्ट आता है इसमें। मतलब ऑब्वियस सी बात है, किसी भी रोड में जो है रॉड में अगर आप फोर्स लगाओगे तो इसमें थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा बेटा, बैंड कर जाते हैं, बैंड कर जाते हैं। देखो ये बेंडिंग इफेक्ट आता है, देखो ऐसे। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो ये बेंडिंग इफेक्ट आया। अब जो ये अपनी पोजीशन से जितना बैंड हुआ है, यानी कि मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो बेंडिंग इफेक्ट है, ये इतना मुड़ गया ना, इतना मुड़ गया, इतना नीचे आ गया ये वाला हिस्सा, ये जो मुड़ गया है इसको बोलते हैं डेल्टा, मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। और इस डेल्टा को बोला जाता है, मतलब जितना ये पोर्शन मिडिल पार्ट जो है रॉड का वो नीचे आया है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ वेट, इसको बोलते हैं बेंडिंग। क्या बोला जाता है इसको, बेंडिंग ऑफ बीम, है ना। ये बीम की बात हो रही है। आप देखेंगे तो जो आपके ब्रिज वगैरह बनते हैं उसमें मोटी मोटी बीम लगती है, या आपके घर में ही देखा होगा आपने बीम वगैरह। तो ऐसे बीम जो है वो बेंड हो जाती है, तो बेंडिंग ऑफ बीम, इसी इफेक्ट को बोलते हैं बकलिंग। ध्यान देंगे, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, बकलिंग, है ना, ध्यान देंगे। इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है बेटा, बकलिंग। बेंडिंग ऑफ बीम जो होता है ड्यू टू लोड, उसको टेक्निकल टर्म में बोला जाता है बकलिंग। तो ये जो डेल्टा है ये बकलिंग, ये बकलिंग कितना होता है, हालांकि ये सब कैलकुलेट किया जाता है बेटा, है ना, बहुत अच्छे से, बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं, जैसे मैंने बोला इंजीनियरिंग है पूरी की पूरी। लेकिन यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आप एक फॉर्मूला छोटा सा याद रख लें बकलिंग का। अगर आपकी बीम जो है वो रेक्टेंगुलर शेप की है, तो रेक्टेंगुलर शेप की बीम में जो बकलिंग आती है, क्योंकि अगर आपको कभी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज योर रेक्टेंगुलर शेप या क्यूबिकल शेप बीम, इसमें जिसकी लेंथ क्या है बेटा, एल है ना, इसकी जो हाइट है विड्थ वी है मान लो, और इसका जो डेप्थ है अंदर की तरफ, थर्ड डायमेंशन, वो डी है। तो जो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में बकलिंग आती है ना, ड्यू टू वेट डब्ल्यू, तो वो बकलिंग का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू वेट इंटू लेंथ का क्यूब डिवाइड बाई 4 टाइम्स यंग्स मॉडुलस इंटू हाइट बी इंटू डेप्थ डी का क्यूब। देखो ये, तो ये फॉर्मूला बेटा आप लोग याद रखना है ना।
इस पे कभी न्यूमेरिकल्स हो सकता है पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, है ना। बाकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, वो अपने कोई काम करें, है ना। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4 यंग्स मॉडुलस बी इंटू डी क्यूब, है ना। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला याद रखो, हमारा काम बन जाएगा। तो ये बेटा बकलिंग होती है। अब देखो ये जो बकलिंग होती है, इसको बेसिकली रिमूव करने के लिए जो हम रॉड है वो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप की नहीं होती, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप की रॉड में हमने देखा है कि बकलिंग ज्यादा प्रोड्यूस होती है, बकलिंग ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो हम क्या है कि इसको यूज नहीं करते रेक्टेंगुलर शेप की रॉड। इसको रिड्यूस करने के लिए हम जो रॉड्स यूज करते हैं वो आई शेप की रॉड यूज करते हैं। ऐसे आई शेप की रॉड का मींस आपने, जैसे मान लीजिए कि देखो आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स में, आपने रेलवे ट्रैक्स में रॉड देखी है ना बेटा, रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे। उसमें जो रेलवे ट्रैक्स में यूज होता है वो आई शेप का ही होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें बेंडिंग का फिनोमेना बड़ा कम होता है। आप सोचो इसको ऐसे लगा दोगे तो ये स्ट्रक्चर जो है बेंड कम हो जाएगा, बेंडिंग कम हो जाएगी इसमें। इस रेलवे के ट्रैक्स भी इसी ऐसी शेप के बनाए जाते हैं ताकि उनमें बकलिंग प्रोड्यूस ना हो, है ना। तो उसको बचने के लिए ये कुछ इफेक्टिव मेथड है ना, शेप जो है वो हम चूज करते हैं इस तरीके। आई शेप्ड रॉड की यूज करते हैं, आई शेप्ड रॉड, आई शेप्ड रॉड्स, है ना। तो इस तरीके से इसका यूज करते हैं फॉर मेकिंग बीम्स, है ना। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा, देख लीजिए इसको। तो देखो बेटा यहाँ लिखा भी है, टू रिड्यूस बकलिंग इन बीम्स वी हैव टू यूज आई शेप बीम्स। देखो ये पूरा डायग्राम बनाया है, इस तरीके की बीम्स का यूज किया जाता है। डेप्थ डी है, हाइट बी है, लेंथ एल है ना। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा रिडक्शन आ जाता है, इतनी आसानी से ये बैंड नहीं होती जितना रेक्टेंगुलर या जो आप बोलो क्यूबिकल रॉड्स बैंड होती। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है कि आप जो हमारे अर्थ में माउंटेन है उसकी आप चाहो तो मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो कि अर्थ में मैक्सिमम हाइट का माउंटेन कितना पॉसिबल है। हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं बाय द नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अर्थ। तो देखो लिखा भी है बेटा, द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ माउंटेन ऑन अर्थ कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक बिहेवियर ऑफ अर्थ, है ना। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला पॉइंट आपको इतना पता होना चाहिए, द प्रेशर एट द बेस ऑफ माउंटेन इज गिवन बाय इतना। रो एच जी से हम क्या है, बेस पर जो है माउंटेन के प्रेशर लिख सकते हैं। वेयर एच इज द हाइट ऑफ माउंटेन, रो इज द डेंसिटी ऑफ माउंटेन। तो डेंसिटी ऑफ माउंटेन, जो एवरेज डेंसिटी ऑफ माउंटेन होती है वो ये होती है बेटा, ये कुछ डाटा हमें पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। और जो जी है उसकी वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब माउंटेन से बना है तो माउंटेन की डेंसिटी जो है वो पूरा का पूरा अर्थ की सरफेस पे प्रेशर लगा रही है। अब अर्थ कितना प्रेशर झेल सकती है, तो इलास्टिक लिमिट उसकी कितना स्ट्रेस झेल सकती है। द इलास्टिक लिमिट ऑफ अर्थ सपोर्टिंग मटेरियल, जो मटेरियल सपोर्ट कर रहा है अर्थ को, है ना, क्रस्ट कोर में जो मटेरियल, फॉर टिपिकल रॉक इज इतना। तो हमने देखा है कि जो पत्थर वगैरह मिलते हैं, जो सबसे हार्डेस्ट जो हमारे मटेरियल्स प्रेजेंट है अर्थ की सरफेस पे, वो इतना जो है क्या सपोर्ट करते हैं, इलास्टिक लिमिट सपोर्ट करते हैं। एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज की जितनी मटेरियल है। तो एवरेज इलास्टिक लिमिट आप बोल सकते हो 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर। अब आप खुद सोचो, जो ये प्रेशर होना चाहिए वो इस स्ट्रेस से कम होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर अगर स्ट्रेस से ज्यादा हुआ तो फिर वो अर्थ में धंस जाएगा ना, माउंटेन जो है वो धंस जाएगा, है ना, उसके अंदर धंस जाएगा, माउंटेन की हाइट फिर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। यानी रो एच जी जो है वो किससे कम होना चाहिए, जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस है जो अर्थ सपोर्ट करता है, 3 × 10⁸ जो हमने देखा। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइट किससे लेस होनी चाहिए, जो अर्थ पे होनी चाहिए, माउंटेन की हाइट वो किससे हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो देखो ये होना चाहिए 3 × 10⁸ अपॉन जो है रो जी। अब यहाँ पे रो की वैल्यू डालो बेटा, माउंटेन की एवरेज डेंसिटी 3 × 10⁻³ ये 3 × 10⁸। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻⁴ बचेगा, तो ये 10⁻8 से कैंसिल आउट होगा, तो 10⁻⁴ आंसर आएगा। यानी कि आप खुद सोच सकते हो, ये 10⁻⁴ मीटर है, यानी h इज लेस देन 10 किलोमीटर। अगर मैं किलोमीटर की बात, तो 10 किलोमीटर से कम हाइट का भाई पहाड़ होना चाहिए। और आप अगर देखेंगे तो आप
टॉप मोस्ट जो है मैक्सिमम हाइट का जो माउंटेन है उसको भी ले लो तो उसकी हाइट 10 किलोमीटर से कम ही है। इसी वजह से हमारे यहाँ पे कोई माउंटेन 10 किलोमीटर हाइट से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है अर्थ जो है उस पर इतना स्ट्रेस लगेगा कि वो उसको झेल ही नहीं पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, वो धंस जाएगा, तो उसकी हाइट फिर कम हो जाएगी। तो हाइट बढ़ ही नहीं पाती, आप ऐसा समझो, है ना। तो 10 किलोमीटर से ज्यादा हाइट पॉसिबल है ही नहीं अर्थ में, इसलिए आपको कोई भी माउंटेन 10 किलोमीटर की हाइट से ज्यादा मिलेगा भी नहीं, उससे कम ही रहता है। आप चाहे तो हाईएस्ट माउंटेन की हाइट भी सर्च करके देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो पॉइंट है, एप्लीकेशंस हैं इलास्टिसिटी के, ये सारे क्लियर होंगे, पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और और आपको पूछा जाए तो आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए, है ना, तो इसको भी नोट कर लीजिए।